नमस्कार बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 4 छापा इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। कविता पढ़ने के पूर्व हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इनका परिचय कुछ इस प्रकार से है बच्चों। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद, शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। प्रस्तुत कविता एक हास्य व्यंग्य है। पहले तो बच्चों हम समझते हैं व्यंग्य का अर्थ क्या है। व्यंग्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें उपहास, मजाक का प्रभाव रहता है और साथ ही आलोचना भी सम्मिलित रहती है। व्यंग्य का उद्देश्य यही है कि वह हमारी कमजोरियों और सामायिक अपेक्षाओं से हमें हमेशा परिचित कराए। बच्चों, इस कविता में कवि ने आयकर विभाग के द्वारा मारे गए छापे के माध्यम से आम आदमी यानी जो सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें दर्शाया है। वे बताना चाहते हैं ये जो व्यवस्था है उसकी जो कार्यप्रणाली है वह एक सी क्यों नहीं है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं जो लोग गैरकानूनी रूप से कमाए धन को तो ले लेते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था का काम यह भी होना चाहिए कि जिनके पास पेट भरने की सामग्री तक नहीं, उसके लिए सुचारू रूप से पेट भरने की सामग्री की व्यवस्था तो वे करा दें। कवि ने अपने व्यंग्य के माध्यम से एक प्रश्न भी इस व्यवस्था के ऊपर रखा है कि जो लोग गैरकानूनी रूप से जो धन जमा किया जाता है उन्हें तो वह ले लेते हैं, पर जो लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जिनके घर में खाने तक के लिए सामान नहीं है, क्या ऐसे लोगों को वो कुछ देकर जाते हैं? ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था है? ऐसा प्रश्न उन्होंने अपने इस कविता में व्यंग्य के माध्यम से रखा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? बच्चों, इस पंक्ति में कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा, वह भी किसका? आयकर विभाग का। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स वालों का मेरे घर छापा पड़ा है, और वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा है। कवि कहते हैं जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वे मेरे घर पूछताछ करने के लिए आए। अब बच्चों, जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वह सीधा घर में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वे कवि के घर में सीधे घुस गए और घुसने के बाद उनसे पूछताछ करने लगे। अधिकारी पूछने लगे कि सोना कहाँ है? तो कवि उन्हें जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आँखों में है। अब बच्चों, यहाँ एक ही शब्द के देखो दो अर्थ आ रहे हैं। जो आयकर विभाग वाले हैं वो कवि से कहते हैं सोना कहाँ है, सोना मतलब गोल्ड, वो कहाँ है। और कवि बड़ी चालाकी से अपनी साहित्य के वह शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सोना, कवि के अनुसार यहाँ सोना मतलब नींद से है। वह कहते हैं सोना वह तो मेरी आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। इस पर
अधिकारियों को गुस्सा आता है और वे प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मतलब सोना मतलब स्वर्ण दो स्वर्णम। स्वर्ण का अर्थ भी बच्चों सोना होता है या आभूषण, जिससे आभूषण बनते हैं, सोने के आभूषण वगैरह। तो लेखक उन्हें कहता है, स्वर्ण को लेखक ने सुवर्ण से जोड़ते हुए कहा, सुवर्ण वह तो मेरे शब्दों में है, मेरे काव्यों में है। सुवर्ण का अर्थ होता है बच्चों सुंदर अक्षर। जैसे कवि कविताएं लिखते हैं तो कवि ने स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हुए अधिकारियों को जवाब दिया और कहा कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें भला वो कैसे सौंप दें। अगली पंक्ति देखिए बच्चों, वे झुंझुलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? तो बच्चों इस पंक्ति में हम देखते हैं कि जो अधिकारी हैं वे कवि का जवाब सुनकर झुंझुलाकर कहते हैं। झुंझुलाकर कहना मतलब चिड़चिड़ाकर कहना, गुस्से में कहते हैं कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अब बच्चों अनधिकृत मतलब होता है गैर कानूनी, यानी कि इलीगल तरीका। अर्जित मतलब कमाया हुआ या प्राप्त किया हुआ। उसी प्रकार से अर्थ शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पे है धन या संपत्ति। अब यह अर्थ, यह शब्द संस्कृत में भी संपत्ति धन के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो अधिकारी यहाँ पे कवि से कहते हैं कि हमें तुम्हारा गैरकानूनी तरीके से कमाया हुआ धन यानी कि संपत्ति चाहिए। अब बच्चों कवि यहाँ पे अधिकारियों के अर्थ शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। मतलब यहाँ पे कवि ने अर्थ शब्द यानी कविता का अर्थ इस प्रकार से उन्होंने अधिकारी को जवाब दिया कि हाँ अर्थ तो आपको मेरी नई कविताओं में मिल सकता है, फिर तुम्हें मिलता है तो ढूंढ लो। फिर वे कड़क कर बोले, अधिकारी कड़क कर बोले कि चांदी कहाँ है? अब बच्चों चांदी का अर्थ यहाँ पे धातु से है। अधिकारियों के हिसाब से चांदी एक धातु जिससे कि आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, चांदी की पायल, चांदी के कड़े आपने दिखे ही होंगे, ये सारी चीज़ें बनती है। तो अधिकारी कड़क कर कवि से कहते हैं कि तुमने चांदी कहाँ छुपा के रखी है, उसे निकालो। तो बच्चों यहाँ कवि कहते हैं, कवि ने चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों को जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अब बच्चों जैसे जैसे समय बीतता है काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो उन बालों को चांदी के रंग की उपमा दी जाती है। तो कवि ने ही बड़ी चालाकी से उन चांदी की धातुओं की जगह पर अधिकारियों से कहा कि हाँ चांदी तो मेरे बालों में आ रही है। फिर अधिकारी उद्भ्रांत होकर बोले यानी कड़ी आवाज़ में बोले कि ठीक है, नोट कहाँ है? अब बच्चों अधिकारियों द्वारा नोट मतलब पैसे से है कि रुपए कहाँ हैं, नोट कहाँ हैं। अब कवि ने उन नोट को नोट्स में परिवर्तित करते हुए कहा कि जब हम परीक्षा के समय जो हम नोट्स लिखते हैं, तो कवि ने ऐसा उत्तर देते हुए कहा कि नोट का संबंध उन्होंने यहाँ पे विद्यालय की, कवि ने नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़कर जवाब देते हुए कहा कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले ही तैयार करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने चांदी को अपने बालों से जोड़कर कहा और अधिकारी द्वारा नोट यानी रुपए मांगने पर उन्होंने उन नोट को परीक्षा में उपयोग में लाए जाने वाले नोट्स के माध्यम से
उनके सामने प्रस्तुत किया। आगे देखिए बच्चों, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर सोचने लगे। इस पंक्ति में हम देखते हैं बच्चों कि अधिकारियों द्वारा नोट मांगे जाने पर यानी पैसे मांगे जाने पर कवि ने उन्हें यह उत्तर दिया कि मैं परीक्षा से 1 महीने पहले अपने नोट्स तैयार करूँगा। उन्होंने नोट को यहाँ पे उन्होंने परीक्षा से संबंधित जो नोट्स होते हैं उसमें परिवर्तित कर दिया। अब जो अधिकारी हैं वे गरज कर यानी गुस्से से कड़क होकर बोले, हमारे कहने का मतलब है आपकी मुद्रा। अब बच्चों, मुद्रा का अर्थ होता है पैसे या फिर सिक्के, जिसे हम कॉइन्स कहते हैं। तो अधिकारी कवि को कहते हैं कि हमारा मतलब है आपकी जो सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, उनसे हैं। तो कांपते हुए गुस्से से उन्होंने कहा। अब कवि ने इसका अर्थ अपनी मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लें। अब बच्चों, अधिकारियों द्वारा मुद्रा मतलब कॉइन या सिक्के, और कवि ने जो मुद्रा कही उसका अर्थ होता है एक्सप्रेशन, जैसे कि जो लोग योगा करते हैं, जो लोग क्लासिकल डांस करते हैं, उसमें मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो चेहरे पर नज़र आती है। या फिर जब हम योगा करते हैं तो उसमें भी बहुत सी जो हाथ की मुद्राएं होती हैं वैसे। तो कवि ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मुद्रा जो मेरे मुख पर है, तो मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगते हैं। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। इस पंक्ति में हम देखते हैं बच्चों, जो अधिकारी हैं वे कवि की बात सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे कवि के शयन कक्ष यानी उनके कमरे में, सोने वाले कमरे में घुस गए जहाँ पे कवि सोते थे। उस कमरे में घुसकर उन्होंने उनके फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। रुई मतलब जो फाइबर, जो फर अंदर भरा हुआ होता है, उसे नोचने लगे। अधिकारियों को लगा कि शायद इसमें भी कुछ पैसे छुपाकर रखे होंगे। उन्होंने कवि की टूटी अलमारियों को भी खोला। कवि आगे कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी को खोला। फिर वे उनकी रसोई में भी गए, रसोई मतलब किचन में भी गए। वहाँ पे अधिकारियों ने खाली पीपियों को टटोला। पीपियों मतलब होता है बच्चों लोहे का पात्र, बर्तन होता है जिसमें राशन वगैरह रखा जाता है। टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर अच्छे से पता करना कि अंदर कोई वस्तु है या नहीं, जिसे टटोलना कहते हैं। इस प्रकार अधिकारी रसोई में भी जाते हैं और उनकी खाली पीपियों को टटोलते हैं। उसके बाद अधिकारी बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, मतलब जो बच्चों की जो गुल्लक होती है, गुल्लक मतलब बच्चों वो होता है जिसमें पैसे जमा किया जाता है, पैसे संभाल के रखे जाते हैं। छोटे बच्चे अधिकतर जो कॉइन या सिक्का या कुछ नोट होता है उसमें संभाल कर रखते हैं। तो आजकल तो हम बाज़ार में देखते हैं कि प्लास्टिक के गुल्लक भी अवेलेबल हैं और मिट्टी के भी गुल्लक बनते हैं। अधिकारी ने उन गुल्लक को भी देख डाला, पर सब में उन्हें एक ही तत्व मिला, एक ही वस्तु मिली, मतलब सभी जगह खाली था। उन्हें उनके हाथ कुछ नहीं लगा, सब कुछ खाली था। आगे कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के मटकों तक को टटोला। कनस्तर मतलब टीन के डिब्बे जो चौकोन शेप में होते हैं जिसमें अनाज रखे जाते हैं, ऐसे डिब्बों को भी टटोला। और मिट्टी का घड़ा, जिसे मटका यानी मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रखा जाता है, उसे भी टटोल कर देखा, पर उन्हें सब खाली मिला। आगे कवि कहते हैं
कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा दृश्य देखा, निर्जन दृश्य, मतलब ऐसा दृश्य देखा, तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए उनका चेहरा, अधिकारियों का चेहरा मुरझा गया। क्यों मुरझा गया बच्चों? क्योंकि उन्होंने कवि के घर में ऐसा दृश्य देखा, आरण्यकांड, यानी कि सब कुछ वहाँ पे बिखरा हुआ था, कुछ भी चीज़ वहाँ पे उन्हें मिली नहीं, यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं थी। तो यह सब देखकर जो अधिकारी है उनका चेहरा मुरझा गया था। आगे देखिए बच्चों, और उनके बीच सोची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। अब बच्चों, इस पंक्ति में हम देखते हैं कि कवि के घर जब छापा मारने के बाद अधिकारी को कुछ नहीं मिलता, पूरे घर की तलाशी लेने के बाद जब अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं आता, तो वे पछताने लगते हैं। रौद्र की जगह उनके मन में करुणा रस समा गया। रौद्र मतलब जो गुस्सा था, जो क्रोध था उनके मन में, वह करुणा यानी कि दया में बदल गया। अब अधिकारियों के मन में कवि के प्रति दया की भावना आ जाती है। उनके मन में कई सारे प्रश्न घूमने लगते हैं, उनके हृदय में उनका मन कचोटने लगता है। वे कवि से कहते हैं कि क्षमा कीजिए। अधिकारी कवि से क्षमा की याचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और वो कहते हैं कि शायद हमें किसी ने गलत सूचना, यानी हमें शायद किसी ने गलत जानकारी दे दी थी, इसीलिए वे वहाँ पर गलती से आ गए थे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। पछताना मतलब बच्चों गिल्टी फील करना। अधिकारियों को बहुत बुरा लग रहा था कि वे कहाँ पर आ गए, उन्होंने यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। उन्हें इस बात की बहुत गिल्टी फील हो रही थी, वे बहुत पछताने लगे। फिर सिर झुकाकर वापस जाने लगे। सिर झुकाकर मतलब पछताकर वो शर्मिंदा होने लगे। कई बार बच्चों ऐसा होता है ना, अनजाने में जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें उस गलती का एहसास हो जाता है तो हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। तो इसी प्रकार से अधिकारी अपना सिर झुकाकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तब कवि उन्हें रोक कर कहता है कि ठहरिए। जब अधिकारी जाने लगते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है, तब कवि उनसे कुछ कहना चाहते हैं और कवि उन्हें रोककर कुछ कहना चाहते हैं। आगे की पंक्ति देखिए बच्चों, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी की पलंग और सोफ़े हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। बच्चों, इस आखिरी पंक्ति में हम देखते हैं कि जब अधिकारियों को पता चलता है कि उन्होंने जिसके घर में छापा मारा है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, और यह सूचना उन्हें गलती से मिलती है, इसलिए वे वहाँ पर छापा मारने जाते हैं। इस बात के लिए वे बहुत शर्मिंदा होते हैं। वे मन ही मन पछताने लगते हैं, उन्हें गिल्टी फील होने लगती है, जिसके लिए वे कवि से माफ़ी भी मांगते हैं। आखिर में वे सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में कवि उनसे कहते हैं, जब अधिकारी वापस जाने लगते हैं तो कवि ने उन्हें रोककर कहा कि मेरी एक बात सुनिए। जब अधिकारी निकलने लगते हैं तो कवि उन्हें रोककर कहते हैं कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते, है ना बच्चों? ये देखते हैं ना हम लोग, जब कहीं छापा पड़ता है या कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो उस छापे में जो भी वस्तु, सामान, धन दौलत मिलता है वह अधिकारी जब्त कर लेते हैं। तो कवि उनके सामने ये प्रश्न रखता है कि मेरे घर में आपने छापा मारा और अगर छापे में आपको कुछ मिलता तो उसे आप ले लेते हैं। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। कवि यहाँ अधिकारी से कहते हैं कि छापे के दौरान आपने देखा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी धन नहीं है। ऐसी हालत में
कवि कहते हैं, ऐसी हालत में मेरी ऐसी स्थिति देखकर, ऐसी परिस्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए, मतलब कुछ न कुछ मुझे देकर तो जाइए। ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे कुछ देकर जाइए। कवि आगे कहते हैं, जिन घरों में जब छापा मारते हैं उनके घरों में अगर सोने चांदी के पलंग, सोफ़े, महंगी महंगी वस्तुएं होती हैं, उनके घर जब आप छापा मारते हैं तो उन सभी वस्तुओं को आप निकलवा कर ले लेते हैं, है ना। तो ठीक है, निकलवा लीजिए, यह तो आपका काम ही है। इन सारी वस्तुओं को निकलवा लाना, जब्त करना, यह अधिकारियों का काम है। कवि यहाँ कहते हैं कि जब महंगी महंगी चीज़ें आप ले लेते हो, सभी धन दौलत आप ले लेते हो, लेकिन छापेमारी के दौरान जिनके घर में बैठने तक के लिए कुछ नहीं है, मतलब उस घर में बैठने के लिए भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यानी एक टूटी सी कुर्सी भी नहीं है बैठने के लिए, उनके घर में बैठने सोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त मतलब होता है बच्चों लकड़ी की बड़ी चौखट जिस पर बैठा जाता है, या फिर लेट भी सकते हैं, साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिला, पर मेरी आपने परिस्थिति देखी कि मेरी स्थिति कैसी है। यहाँ पे खाने तक को राशन नहीं, सारे कनस्तर, टीन के डब्बे सब खाली पड़े हुए हैं, और बैठने तक के लिए जगह नहीं है, बैठने सोने तक के लिए जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम तो कीजिए कि आप सोने बैठने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो कीजिए। ऐसा कहकर कवि उन अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हैं। तो देखा बच्चों आपने, छापा कविता के माध्यम से कवि ओम प्रकाश आदित्य ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। उन्होंने यहाँ जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो कार्यप्रणाली है, उस पर अपने व्यंग्य के माध्यम से कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण यहाँ पर किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम छापा इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न आकृतिपूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने छापा मारने वालों से मांगा, मतलब कवि ने छापा मारने वालों से क्या मांगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। पहली कृति में देखिए, कुछ धन और दूसरे में एक तख्त। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव, मतलब इस कविता में कवि ने जो छापा मारने वाले लोग हैं, जो आयकर विभाग के लोग हैं, उनको क्या सुझाव दिए हैं। प्रश्न का अर्थ ऐसा है। तो उत्तर हम लिखेंगे, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। दूसरा है, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता के आधार पर उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे दो विभाग दिए गए हैं, एक अ और एक आ। अब इसमें से हमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। पहला प्रश्न है अर्थ। अब इसका उत्तर है, इसकी जोड़ी है नई कविता में। उसी प्रकार सुवर्ण, इसका उत्तर है काव्य कृतियों में। तीसरा है चांदी, इसका उत्तर है बालों में। आखिरी है मुद्रा। तो मुद्रा कहाँ पे होती है? चेहरे पर। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। अब बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ ऑलरेडी 4 शब्द दिए हुए हैं और ये उत्तर हैं, और आपको इन्हीं उत्तर के ऊपर प्रश्न बनाना है। ऐसे प्रश्न बनाना है कि जिनके उत्तर ये 4 शब्द हों। ठीक है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया। अब इसका उत्तर क्या होगा? अरण्य कांड। कवि के घर में अरण्य कांड देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बनेगा, कवि छापा मारों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। अब इसका उत्तर है तख्त। कवि छापा मारने वालों से
अपने घर में तख्त डलवाने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, छापा मारने वाले किस पर मन ही मन पछताकर वे सिर झुकाकर वापस जाने लगे? इसका उत्तर है असफलता, है ना बच्चों। इसका प्रश्न कैसे होगा? छापा मारने वाले अपनी असफलता पर मन ही मन पछताकर सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अब चौथा देखिए, चौथा प्रश्न इस प्रकार से होगा, छापा मारने वालों ने कवि से कौन से रूप में कमाए हुए अर्थ की मांग की थी? अब इसका उत्तर है अनधिकृत। इसका उत्तर अनधिकृत है, मतलब छापा मारने वालों ने कवि से अनधिकृत रूप से कमाए हुए अर्थ की मांग की थी। तो बच्चों, इस प्रकार से हम दिए हुए शब्दों के आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों व्याकरण विभाग से है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचानिए। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन या जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनके शब्द भेद पहचान कर लिखना है। पहला प्रश्न है, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? अब बच्चों यहाँ पे देखो, चांदी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, हमें ये पहचानना है कि यह कौन सा भेद है, शब्द का कौन सा भेद है। तो चांदी क्या है? द्रव्य, धातु है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उत्तर है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, यह शोर कौन मचा रहा है? अब यहाँ पर कौन शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, तो कौन क्या है? प्रश्न है, तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से छापा बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे बड़ा शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हो गया है, तो बड़ा क्या है? गुणवाचक, तो ये क्या है? विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें शब्दों के भेद पहचान कर लिखना है। आशा है बच्चों आपको छापा यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।